क्लास नंबर 5 पे और विषय रहेगा आज हमारा डिफरेंट फेज या स्टेज ऑफ टीचिंग। और इसके अलावा एक और हम देखेंगे, आज भी हम 2 टॉपिक लेंगे, काफ़ी छोटे टॉपिक है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना होगा। तो डिफरेंट फेज इसको हम कह सकते हैं या डिफरेंट स्टेज ऑफ टीचिंग हम कह सकते हैं। इस प्रकार की स्टेज है, वो टीचिंग लेवल पर भी होती है और लर्निंग लेवल पर भी होती है, दोनों आप नोट कर सकते हो। टीचिंग लेवल पर भी इसी प्रकार की फेज होती है और लर्निंग लेवल पर भी इसी प्रकार का फेज आपको दिखाई देता है। ऐसा ही आपको एक स्टेज हिंदी में लिख लीजिए अवस्थाएं, अवस्थाएं आपको दिखाई देती है किस प्रकार से। जैसे हम क्लास की हम बात करें तो टीचर क्या करेगा, क्लास में आने से पहले कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करता है, क्लास में आने से पहले कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। और एक लर्नर भी, जो स्टूडेंट है, वो भी क्लास में आने से पहले अपने घर पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्री एक्टिव फेज़ हम कहते हैं, पूर्व अवस्था। ओके, ये हो गया प्री एक्टिव फेज़। उसके बाद में क्लास में जब टीचर और लर्नर दोनों एक साथ आते हैं क्लास क्लास के अंतर्गत, तो उसको हम बोलेंगे इंटरैक्टिव फेज़। ओके। और तीसरा है जब क्लास समाप्त हो जाती है, इनके बीच में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज़। ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा अंतःक्रिया और ये हो जाएगा पश्च बाद में। ओके, तो इस प्रकार से 3 फेज इसके अंतर्गत होते हैं, 3 अवस्थाएं इसमें होती है। एक होता है प्री एक्टिव जिसको हम पूर्व बोलते हैं, एक होता है अंतःक्रिया जिसको हम इंटरएक्टिव फेज बोलते हैं, और यहाँ पर तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज। तीनों को एक साथ हम समझते हैं, दोनों लेवल पर हम समझेंगे। स्टूडेंट का प्री एक्टिव फेज कौन सा होता है और एक जो टीचर है, स्टूडेंट यानी एक जो लर्नर है और टीचर है, दोनों का प्री एक्टिव फेज कौन सा होता है, उसके बाद में इंटरएक्टिव फेज कौन सा होता है और पोस्ट एक्टिव फेज कौन कौन सा होता है। तो इसको देख लीजिए आप। शिक्षण की पूर्व अवस्था पहला पॉइंट हमारा, इसमें समस्या का निर्धारण किया जाता है। एक टीचर जब क्लास में आता है तो उनको पता रहता है कि क्लास में क्या-क्या प्रॉब्लम है। उसको पता है कि कौन-सा विषय हमें पढ़ाना है, हमें क्या-क्या पढ़ाना है, हमें किस प्रकार से स्टूडेंट को समझाना है विषय को। तो ये सब कुछ पहले से डिसाइड किया जाता है। तो समस्या का निर्धारण यहाँ पर टीचर के द्वारा किया जाता है और स्टूडेंट के द्वारा भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया जाएगा क्लास में आने से पहले। ओके, तो क्लास में आने से पहले जब काम किया जाता है, जैसे हम टीचर की हम यहाँ पर बात करें, हमारा फोकस यहाँ पर टीचर पर रहेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं टीचर वाले। तो समस्या का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा और ये भी डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा विषय पढ़ाना है। लेसन प्लान वो करेंगे, जैसे आज मैंने लेसन प्लान किया कि हमें ये पढ़ाना है। ओके, स्टेज ऑफ टीचिंग मुझे पढ़ाना है, तो ये क्या किया हमने, पहले ही लेसन प्लान कर लिया कि हमें क्लास में हमें आज क्या पढ़ाना है। ओके, तो ये पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा समस्या हम देखते हैं कि समस्या, ओके, जैसे आप क्यों पढ़ते हो, आपके साथ में कोई समस्या है तभी तो आप पढ़ रहे हो और ये मुझे पता है कि आपकी समस्याएं क्या है। ओके, तो पहले समस्या हमारे पास में आएगी और उसके अनुसार ही हम कोई लेसन हम प्लान करते हैं। जैसे ये विषय आपको आ नहीं रहा है, ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए ये आपकी एक समस्या हो गई और इसी के आधार पर मैंने आज आपका प्लान किया है कि हमें क्या क्लासरूम में पढ़ाना है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं, जो पहले होता है क्लासरूम से पहले के जो जो भी आप शामिल करते हो, उसमें हम शामिल करते हैं समस्या का निर्धारण और विषय का निर्धारण, लेसन प्लान, ये सब पहले प्री एक्टिव फेज होता है। क्लास में इंटरेक्शन पहले से, इंटरेक्शन होने से पहले से ये सब किया जाता है। उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सेकंड आएगा, इसमें इंटरएक्टिव आएगा फेज ये, जहाँ पर स्टूडेंट या हम बोल सकते हैं लर्नर और टीचर, लर्नर और टीचर आमने-सामने होंगे, आमने-सामने होंगे और यहाँ पर जो लेसन बनाया था, जो लेसन यहाँ पर बनाया था उसका यूज़ किया जाता है। लेसन का यूज़ कहाँ किया जाता है? सेकंड फ़ेज़ में, नोट कीजिए। लेसन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सेकंड फ़ेज़ में, जहाँ पर लर्नर और टीचर आमने-सामने होते हैं एक क्लास के अंतर्गत, जहाँ पर इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर इनके बीच में डायलॉग भी होता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है, वो बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसका आंसर देता है। इस प्रकार से उनके बीच में डायलॉग भी होता है, विचार विमर्श भी होता है, डिस्कशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, टीचर और लर्नर के बीच में यहाँ पर हम बात करें कि स्टूडेंट को कुछ आ नहीं रहा है तो टीचर उसको बता देगा। इस तरह से जो भी एक्टिविटी है उसको हम सेकंड फेज के अंतर्गत शामिल करते हैं, जो कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों यहाँ पर चाहिए इस सेकंड फेज के अंतर्गत। उसके बाद में क्या होगा, थर्ड फेज शुरू होगा, पश्चात हो जाएगा। ओके, तीसरा फेज यहाँ पर शुरू होगा, पोस्ट एक्टिव फेज इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें मूल्यांकन होगा, एवोल्यूशन यहाँ पर होगा, एवोल्यूशन यहाँ पर होगा। दूसरा क्रिटिसिज्म होगा कि मास्टर जी ने ठीक से नहीं पढ़ाया, ओके, या मास्टर जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उनके कुछ अच्छी बातें होगी, उनके बारे में कुछ बुरी बातें होगी, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करना, जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों होती है। उसके बाद में विश्लेषण भी होगा, एनालिसिस भी किया जा सकता है, एक लर्नर के द्वारा एनालिसिस किया जा सकता है और एक टीचर के द्वारा भी एनालिसिस किया जा सकता है कि आज क्लास में कैसा रहा, क्लास में कैसा इंटरेक्शन हमारे बीच में हुआ स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ओके, तो किस प्रकार से पढ़ाई हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्या गलतियां हुई, तो इनके बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। और एक जो लर्नर है, एक जो स्टूडेंट है, वो भी एनालिसिस करेगा कि आज हमें जो पढ़ाया गया उसका हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। ओके, हमारे गुरुजी ने जो आज हमें बताया, जो इन्फॉर्मेशन हमने दी, उसको हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब काम करने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। विमर्श यहाँ पर होता है व्यक्तिगत स्तर पर, विमर्श होगा, यहाँ पर डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर होगा। यहाँ पर दो आमने सामने होंगे, दोनों यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट और टीचर, लेकिन यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट आमने सामने नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। प्रारंभ में भी दोनों अलग अलग होते हैं, क्लास शुरू होने से पहले, ये क्लास हो गया अपना, और क्लास के बाद में एवोल्यूशन हो सकता है, एग्जाम आपका लग सकता है, ये सभी इसमें आता है। आलोचना क्रिटिसिज्म हो गया, एनालिसिस हो गया, विमर्श हो गया, व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए, टीचर अपना विमर्श करेगा, डिस्कशन ये सब करेगा, और जो स्टूडेंट है वो अपने स्तर पर डिस्कशन करेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम 3 फेजेस हम बताते हैं। जो टीचिंग है उसके 3 फेज यहाँ पर बताए गए हैं, 3 अवस्थाएं होती है इस रूप में। तो समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाए मूल्यांकन और आलोचना कौन से स्टेज के अंतर्गत होता है, तो ये तीसरे स्टेज में होता है। जो अंतिम स्टेज है उसके अंतर्गत आलोचना विश्लेषण होता है, मूल्यांकन इसी के अंतर्गत होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेसन प्लान कहाँ पर होता है, तो लेसन प्लान क्लास में आने से पहले ही लेसन प्लान हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसको कहा जाता है ब्लूम टेक्सोनोमी। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ब्लूम टेक्सोनोमी से, तो इसको ठीक से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट बहुत ज्यादा है इसमें और फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, जैसे फैक्ट आपको बताए जाते हैं वैसे ही आपको देखना होगा। क्लासिफिकेशन ब्लूम का, इसको भी हम दो तरह से इस क्लासिफिकेशन को हम देख सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन इस प्रकार से हो जाएगा कि जो टीचर है उसको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, टीचिंग किस प्रकार से करवाना चाहिए एक क्लास के अंतर्गत, एक टीचर है उसको किस प्रकार से टीचिंग करवाना चाहिए क्लासरूम के अंतर्गत। और दूसरी बात ये, एक जो लर्नर है उसको लर्निंग किस प्रकार से करनी चाहिए, एक जो अधिगम करता है उसको अधिगम किस प्रकार से एक क्लास के अंतर्गत करना चाहिए, इन सबको हमें देखना होगा यहाँ पर। ओके, तो एक लर्नर किस प्रकार से सीखता है, लर्निंग करता है, और एक टीचर किस प्रकार से सिखाता है, उसको टीचिंग करवाता है, उनको टीच करवाता है, किस प्रकार से पढ़ाता है, ये दोनों पॉइंट्स हम इसमें लेके चलेंगे। और ये जुड़ा हुआ है ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम ने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था 1956 के अंतर्गत, 1956 के अंतर्गत अपना ये कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें भी 3 पॉइंट है, हमें 3 पॉइंट्स हमें पढ़ना है। पहला है यहाँ पर कॉग्निटिव, पहला जो है वो है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी मस्तिष्क का प्रयोग करके हम सीखते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग करते हम सीखते हैं। हमारे पास में नॉलेज होगा, हम अपने माइंड का प्रयोग करेंगे, माइंड में एनालिसिस करेंगे और फिर हम कुछ नया सोचेंगे, कुछ नए आइडिया हम लेके आएंगे। तो हमारे पास में जो नॉलेज होता है, तो नॉलेज का प्रयोग करते हुए हम अपने
मस्तिष्क की सहायता से हम अपनी बुद्धि की सहायता से हम कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास इसमें करते हैं। इसमें मानसिक चिंतन होता है, माइंड का प्रयोग होता है। ध्यान में रखिए इसमें माइंड का प्रयोग होता है या आप बोल सकते हो बुद्धि का प्रयोग। जहाँ भी बुद्धि का प्रयोग होता है, वहाँ पर कॉग्निटिव शब्द काम में लिया जाता है। जहाँ पर भी एनालिसिस किया जाता है, विचार-विमर्श किया जाता है, कुछ सोचना पड़ता है आपको, कुछ समझना आपको पड़ता है या या कुछ भी आ जाए आपके पास में, बस इतना आपको मिलना चाहिए जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो रहा है। इंटेलिजेंस जहाँ भी यूज़ होगा, जहाँ पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इन सब में इन सब के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है कॉग्निटिव और यही आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा हम कैसे सीखते हैं? बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे, मानसिक चिंतन हम करेंगे, सोचेंगे, बार-बार हम सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद में हमें नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, हम कुछ नया काम करेंगे। ओके? तो मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए जब हम सीखते हैं, जब बुद्धि का प्रयोग करते हुए सीखते हैं, जब माइंड का प्रयोग करते हुए हम सीखते हैं, तो इसी को कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। ओके? तो इसी को कहा जाता है कॉग्निटिव डोमेन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, जहाँ पर हम कैसे सीखते हैं, मस्तिष्क का, माइंड का प्रयोग करते हुए हम सीखते हैं। ओके? तो ये पहला पॉइंट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड है इसमें हमारा अच्छा, 1 मिनट रुकिए, इसको और डिटेल से समझिए। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स आपको बताया गया है। इसमें पॉइंट्स जैसे नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया और एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया और इवोल्यूशन हो गया। ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट है और इसी को आपको इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 पॉइंट। पहला नॉलेज हो गया, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन हो गया, तीसरा यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया, चौथा हो गया एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। ये सभी जो प्रोसेस है इसी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत होता है। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत ही ये सभी प्रोसेस होता है। जैसे पहली बात हो गई नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होता है? फैक्ट या इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी। कुछ ना कुछ सूचना ही हमारे पास में यहाँ पर होती है। हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम कॉग्निटिव डोमेन का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हमारे पास में पहले कुछ फैक्ट होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में होगी, कुछ नॉलेज हमारे पास में होगा और फिर हम उसको उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाएँगे, कुछ समझने का प्रयास हम करेंगे। हमारे पास में पहले कुछ फैक्ट होंगे और फैक्ट से हम कुछ ना कुछ समझेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है। तीसरा है, जो हमारे पास में फैक्ट आए हैं, जो हमारे पास में नॉलेज आया है, जो हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आया है, जो हमारे पास में थियरी है, उसका हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल यूज़ उसका किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो विचार आपको दिखाई नहीं देते हैं, जितना भी थियरी होता है, उन सबको हम अमूर्त कहते हैं। अमूर्त यानी आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। जब हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आप जो भी कुछ पढ़ते हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, सब कुछ थोड़ी दिखाई देता है। लेकिन आप जब उसका यूज़ करोगे, व्यवहार में उसका एप्लीकेशन आप करना शुरू कर दोगे, तो ये हो जाएगा उसका एप्लीकेशन। तो आपके पास में नॉलेज है, उसको आपने समझा, ओके? और समझने के बाद में उसका व्यवहार में प्रयोग किया। आपने ये समझ लिया, सबसे पहले आपके पास में नॉलेज आया कि इस प्रकार से कोई पेन बनता है, ओके? फिर हम पेन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि पेन बनाने के लिए ये आपको चाहिए। उसके बाद में क्या किया गया इसमें, फिर उसको हमने समझा कि कैसे हम बनाएँगे और फिर उसका एप्लीकेशन शुरू कर दिया हमने, इसको बनाना हमने शुरू कर दिया, उसका व्यवहार में प्रयोग करना शुरू कर दिया। पेन बनाने का जो आइडिया था पहले एब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन फिर हमने उसको बनाना शुरू कर दिया, यानी उसको हमने एप्लीकेशन उसका कर दिया, उसको उपयोग में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में हम एनालिसिस भी करते हैं इसमें, एनालिसिस करते हैं, हमारे पास में ये सूचना है, इतनी बड़ी सूचना है, ओके? इतनी सारी सूचना हमारे पास में, इसको हम छोटे-छोटे भागों में बाँट के उसको एनालिसिस करेंगे। छोटे-छोटे भागों में बाँट के उसको हम एनालिसिस करेंगे। हमारे पास में इतनी बड़ी सूचना है, उसको हम छोटे-छोटे भागों में डिवाइड हम करेंगे। उसको डिवाइड करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। हमारे पास में एक बड़ा सोर्स हो सकता है, उस बड़े सोर्स को हम छोटे-छोटे भागों में बाँट देंगे, छोटे-छोटे भागों में बाँट देंगे। एक बड़ा फैक्ट हमारे पास में फैक्ट है,
या कोई एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम छोटे-छोटे भागों में बाँट के उसका एनालिसिस करेंगे, ओके? क्या सही है उसमें, क्या गलत है और क्या अच्छा हो सकता है, ये सब कुछ हम एनालिसिस इसमें किया जाता है। ध्यान में रखिए, छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है इसमें। एक बड़ा भाग है, एक बड़े भाग को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर जब स्टडी किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एनालिसिस और इसमें इसमें यही किया जाता है कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत। और अगला पॉइंट है हमारा सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, छोटे-छोटे है यहाँ पर सिंथेसिस में यानी हमारे पास में फैक्ट है पहले से, कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो पहले से बटी हुई है छोटे-छोटे भागों में, तो इसको हम इतना एक इसको समग्र रूप से हम इसको स्टडी करते हैं होलिस्टिक में, ओके? होलिस्टिक हम इसका स्टडी करते हैं कि हमारे पास में पहले से कुछ फैक्ट है और उसको हम एक समग्र अप्रोच के रूप में हम स्टडी करेंगे, ओके? एक साथ उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे पास में ये सिस्टम है, यहाँ पर लैपटॉप है, कैमरा है, ये माइक है, ये सब अलग-अलग बँटा हुआ है। जब तक ये अलग-अलग होगा इनका कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन सब हम एक-दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसका पिन इसमें लगाते हैं, माइक का पिन लैपटॉप में लगाते हैं, ओके? उस कैमरे का पिन भी यहाँ पे लैपटॉप में लगाते हैं, तो सबको हमने एक जगह जोड़ दिया, ओके? जब हम जोड़ देते हैं, फिर क्या बनता है आपके पास में एक वीडियो बनता है आपके पास में। इस प्रकार से हम किसी विषय को समझ सकते हैं कि आपके पास में इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई होगी, कई सारी जगह आपको बिखरी हुई होगी, उसकी सहायता से आपको समझना है। उसकी सहायता से आपको समझना होता है। जैसे विश्व में कई सारी घटनाएँ घटती है, बहुत सारी घटनाएँ घटती है। कभी चीन वाला इधर कुछ करता है, उधर चीन और अमेरिका के बीच में कुछ ट्रेड ट्रेड से संबंधित वार होता है, उधर बांग्लादेश वाला कुछ करता है, उधर नेपाल वाला कुछ करता है। ये घटनाएँ घटती है विश्व के अंतर्गत, लेकिन हमें क्या करना है, उनको एक स्टडी करना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक जगह होलिस्टिक अप्रोच हमें फॉलो करनी होती है इसमें, तो इसमें होलिस्टिक अप्रोच को हम शामिल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में हम छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं और यहाँ पर सिंथेसिस में हम छोटे-छोटे भागों में एक बड़ा भाग बनाते हैं, छोटे भागों से एक बड़ा भाग यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया और लास्ट में है इसमें एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी इसमें किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ज्ञान, पहला बोध, फिर उसका अनुप्रयोग होगा, उसका एप्लीकेशन होगा, उसके बाद में इसमें एनालिसिस किया जाता है, उसमें सिंथेसिस आपको करना होता है और उसके बाद में एवोल्यूशन आपको करना होता है। 6 स्टेज ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके? ये भी यदि यहाँ पर ब्लूम का नाम भी नहीं आए ना, तो भी आपको ये स्टेज आपको ध्यान में रखना है। ब्लूम नाम आए, नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो क्रम है, ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। पहले पहले नॉलेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, एप्लीकेशन आएगा, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन, ये 6 पॉइंट इसी प्रकार से आते हैं और आपको इसी रूप में आपको ध्यान में रखना है। तो इस रूप में भी हम सीखते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन और यहाँ पर हम फीलिंग्स के साथ में हम समझते हैं, यहाँ पर हेड के द्वारा हम समझते हैं, ओके? समाज को देखकर हम समझते हैं, समाज क्या रिएक्ट करता है। मान लेते हैं कोई घटनाएँ घट रही है समाज में और समाज उसके प्रति क्या रिएक्ट करता है, कैसा एटीट्यूड फॉलो करता है, उसी को हम समझते हैं, ओके? कोई घटना हो गई छोटी-सी हमारे समाज के अंतर्गत और समाज क्या बोल रहा है उसके लिए, हम वहाँ से सीखते हैं, ओके? दूसरी बात, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, उनसे हम पूछते नहीं हैं, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, ओके? या समाज में कुछ हो रहा है, तो हम सभी से पूछते नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इमोशन से हम समझते हैं, उसके मनोभावों के द्वारा हम समझते हैं, अपने दिल के द्वारा हम सीखते हैं, यहाँ पर फ़ील करके हम सीखते हैं, भावनाओं से हम संबंधित हैं यहाँ पर, भावनाओं से जुड़ा हुआ ये, इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम इनसे सीखते हैं, जब हम इन्हीं से सीखते हैं, भावनात्मक हम सीखते हैं, छात्रों के मनोभाव को समझना, ओके? एक टीचर स्टूडेंट को समझेगा, उसकी फीलिंग्स को समझेगा, बोलेगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, वो समझ जाएगा कि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। जब उससे सीखता है और उसी प्रकार से एक टीचर टीचिंग करवाता है, ओके? ये हो सकता है। एक लर्नर की हम बात करें तो एक लर्नर समाज से सीख सकता है, समाज किस प्रकार का एटीट्यूड होता है, समाज का किस प्रकार से एटीट्यूड है,
ओके, समाज समाज जो भी घटनाएँ घटती है उसके प्रति कैसा रिएक्शन करता है, आप उससे भी सीखते हो। आपका जन्म होता है और जन्म से मृत्यु तक आप समाज से कुछ ना कुछ सीखते हो। तो पहला पॉइंट था जहाँ पर हम माइंड से हम सीखते हैं, हेड से हम सीखते हैं। वहाँ पर हम किससे सीखते हैं? हेड से। मस्तिष्क से हम सीखते हैं, ओके? और यहाँ पर किससे सीखते हैं? हेड से हम सीखते हैं, दिल से हम सीखते हैं और आगे वाला हम बात करूँगा बाद में और इसमें फ़ील करके सीखते हैं, भावनाओं से संबंधित है ये, ओके? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम नॉलेज के द्वारा नहीं सीखते हैं, बुद्धि का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें छात्रों के मनोभाव को समझने का प्रयास किया जाता है, हेड के द्वारा यहाँ पर सीखने का प्रयास किया जाता है, यहाँ पर फ़ील किया जाता है, फ़ील करके समझते हैं, ओके? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और जो सीखने का जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, जो तरीका ये सब माना जाता है, वो यही है। अफेक्टिव डोमेन को सबसे अच्छा माना जाता है कि इसी प्रकार से सीखना चाहिए। यदि तीनों में आपको प्रायोरिटी देनी है, तो इसको आपको देना होगा अफेक्टिव डोमेन को। तो सीखने का सबसे अच्छा प्रोसेस कौन-सा है? अफेक्टिव, भावनात्मक, छात्रों के मनोभाव को समझना और हेड के द्वारा समझना, सीखना, फ़ील करके सीखना, भावनाओं से संबंधित। ओके? जब एक लर्नर इस प्रकार से सीखता है और टीचर भी इसी प्रकार से सीखता है। एक टीचर हो गया, एक लर्नर हो गया, वो अपनी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को देखेगा और उसका समाधान कर देगा। इसके अलावा एक लर्नर जब समाज से सीखता है, जब समाज से सीखता है, समाज के साथ में इमोशन के साथ में समाज से जुड़ जाता है, ओके? तो उसी को हम बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ब्लूम टेक्सोनोमी का ये सेकंड पॉइंट है और इसमें हम क्या-क्या शामिल करते हैं अफेक्टिव डोमेन में, तो यहाँ पर भी आपको 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रिसीविंग पहला है इसमें, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रिसीविंग यानी सुनने की इच्छा होनी चाहिए आपकी, पहला पॉइंट। सुनने की इच्छा होनी चाहिए तभी तो आप सीखोगे। दूसरा है, जो प्रॉब्लम है उसमें पार्टिसिपेशन आपको करना है। मान लेते हैं कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई सोसाइटी किसी घटना के प्रति रिएक्ट कर रहा है, तो आप भी उसके साथ पार्टिसिपेट हो जाओगे। आपके पास में जो स्टूडेंट है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट हो जाओगे। कुछ सीखने का प्रयास करोगे किसी भी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर माइंड का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर दिल का प्रयोग होता है, ओके? इमोशन के साथ में यहाँ पर सीखा जाता है। तो दूसरा हो गया रिस्पॉन्डिंग, जैसे हम कुछ सीखते हैं, कुछ सुनते हैं, पहला पॉइंट हो गया हम कुछ सुनने की इच्छा होती है, दूसरा सहभागिता की इच्छा होती है, कुछ रिस्पॉन्स हम इसमें करते हैं और उसके बाद में जो हम सीख रहे हैं उसका क्या वैल्यू क्या है उसमें? ओके, जो हम सीख रहे हैं उसका आखिर क्या महत्व है, क्या है, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी हमारे पास में फैक्ट आए, इस समाज के द्वारा हमने सीखा, एक क्लास में हमने सीखा, उसको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जो भी हमारे पास में फैक्ट आए, तो फैक्ट को हम क्या करेंगे, एक जगह संगठित करेंगे इसमें और उसके बाद में हम जितने भी फैक्ट आए, उसको एक्सप्लेन हम करेंगे, निरूपण इसमें किया जाता है। जो हम समाज से सीख रहे हैं, यहाँ पर हम समाज से सीख रहे हैं, खुद से नहीं। खुद से जहाँ पर सीखा जाता है, उसको हम ये नहीं बोलते, उसको कॉग्निटिव डोमेन बोला जाता है और ये सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, जहाँ पर हम समाज से सीखते हैं, स्टूडेंट से सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं, समाज से जुड़ जाते हैं एकदम से, स्टूडेंट से एकदम जुड़ के हम उससे समझते हैं। तो यही होता है अफेक्टिव डोमेन, ये है आपके 5 पॉइंट जो आपको इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। तो ये सेकंड एच हो गया। इनका जो प्रिंसिपल है, इसको हम 3 एच भी कहते हैं, 3 एच हम कहते हैं। पहला एच हमने देखा, पहला जो एच था जिसमें कॉग्निटिव डोमेन था और वो था हेड के द्वारा सीखना। पहला क्या हो गया, हेड के द्वारा, दूसरा क्या हो गया, हेड के द्वारा। सेकंड हो गया आपका कंप्लीट। तीसरा और देखते हैं अब। तीसरा पॉइंट है आपका साइकोमोटर डोमेन। इसमें हम करके सीखते हैं, करके सीखते हैं। इसमें हैंड का प्रयोग होता है। हेड, हेड और हैंड, तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया साइकोमोटर डोमेन। इसमें
हैंड से किया जाता है ये, हाथों से जो हम करते हैं, काम हम करते हैं, स्किल का डेवलपमेंट इसमें होता है, हमारे अंदर कौशल का निर्माण होता है, ओके? जैसे ये पेन कैसे बनता है, हम जाएँगे, इस पेन को हम सीखेंगे, गाड़ी बनाना हम सीखेंगे, मोटर बनाना हम सीखेंगे, ये सिस्टम बनाना हम सीखेंगे। जब हम हाथ का प्रयोग करते हैं सीखने के लिए, इससे क्या होगा, स्किल का डेवलपमेंट होता है, यानी हम एक्टिविटी करके हम सीखते हैं, कुछ करके जब सीखा जाता है, तो उसको हम शामिल करते हैं साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत। ओके, तो ये समझ में आ गया क्या होता है इसमें। इसमें हैंड से किया जाता है इसको, और इसको क्या कहते हैं, मनोसंचालित कहते हैं, पहला पॉइंट। इसमें हैंड से किया जाता है, हाथों के द्वारा काम करके सीखा जाता है, स्किल्स इसमें सीखा जाता है, जैसे कंप्यूटर कैसे बनता है, गाड़ियाँ कैसे ठीक होती है गाड़ी, ओके, उसके इंजन कैसे बनते हैं, एक सड़क है वो कैसे बनता है, पेन कैसे बनता है, माइक कैसे बनता है। तो इसमें हम अपने हाथ का प्रयोग करेंगे और हाथ के द्वारा कुछ हम सीखने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट हमने देखा था, उसमें कहाँ से सीखेंगे हम, उससे हम माइंड से सीखेंगे। दूसरा है जिसमें हम हेड से सीखते हैं, अपने इमोशन के साथ में हम सीखते हैं, और तीसरा हैंड का प्रयोग हम करेंगे, हाथों के द्वारा हम सीखते हैं। इसी को बोला जाता है साइकोमोटर डोमेन। और इसमें हम क्या-क्या शामिल करेंगे? इसमें भी आपको 5 पॉइंट आपको देखना है उसी प्रकार से जैसे हमने पहले देखे थे। इनमें भी 5 पॉइंट है, और इन 5 पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है, क्रम से आपको ध्यान में रखना है कि कौन, क्या, किसके बाद में आ रहा है। तो पहला इसमें प्रतिरूपता, केवल नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रतिरूपता पहला, ओके। दूसरा है मैनिपुलेशन, सेकंड हो गया। तीसरा आ गया परिशुद्धता, और 4 नंबर है आर्टिकुलेशन, ओके। और 5 हो गए इसमें प्रकृतिकरण। केवल पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें आगे नहीं समझना है, ओके। केवल पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, 5 पॉइंट प्रतिरूपता। और इसमें शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे टीचर आपको बताता है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, जैसे टीचर बताता है कि पेन ऐसे बनता है, टीचर यानी जो आपको ट्रेनिंग देने वाला होता है, या आप कुछ सीखते हैं, जैसे पेन बनाने का एक फैक्ट्री हो, वहाँ पर आप जाते हो, और आपका जो सिखाने वाला है, जिसको हम टीचर ही बोल सकते हैं, जो सिखाने वाला होगा, वो बोलेगा पेन ऐसा बनेगा, तो आप उनके सामने ही ऐसे बना के दिखा दोगे। तो जैसा टीचर आपको बताता है, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से आप जब सीखते हो, तो उसको कहा जाता है प्रतिरूपता, प्रति बना देते हो, उसका एक कॉपी बना देते हो, ओके। दूसरा है मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें मशीन के द्वारा, उपकरण के द्वारा आदि का प्रयोग करते हुए आप सीखते जाते हो, ओके। यहाँ पर हस्त कौशल इसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पर मशीन का प्रयोग करोगे, उपकरण का प्रयोग करोगे, और इनके साथ में आप सीखते जाते हो। केवल पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है परिशुद्धता। परिशुद्धता यानी एक ही काम को यदि आप बार बार करते हो, तो उसमें सुधार आ जाएगा। जैसे हम पेन बार बार बना रहे हैं, बार बार पेन हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें सुधार आ जाएगा। और उसके बाद में आर्टिकुलेशन आ जाएगा। आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन आया कि कैसे कैसे हम सीखते हैं, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पेन ऐसे बनता है, उसका यूज़ ऐसे होता है, और हमने उसको बार-बार बनाया, किसी पेन को बार-बार बनाया, तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके। और जो नॉलेज हमारे टीचर ने हमें दिया है, जो भी टीचर ने हमें नॉलेज दिया है, उसका हम एप्लीकेशन करेंगे, उसका हम एप्लीकेशन करेंगे। जैसे टीचर ने कहा कि 1 + 1 = 2 होता है, ओके। तो इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, कहीं भी हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। केवल काउंट करने में नहीं, अन्य मामलों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल एप्लीकेशन की बात इसमें की जाती है, टीचर आपको जो सिखा रहा है, उसको आप एप्लीकेशन किस प्रकार से करते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 5 पॉइंट। तो हम इसमें नॉलेज हमारे पास में आ जाता है, नॉलेज कंप्लीट, यहाँ पर स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है। जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट तक आते-आते हमारे पास में नॉलेज अच्छे से आ जाता है, और जो हमें सिखाया जाता है उसको हम अडैप्ट भी करते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और कुछ नई डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट है प्रकटीकरण, जिसको कहा जाता है। तो कहा क्या जाता है इतना नहीं समझना है, केवल 5 पॉइंट्स है, उसी को आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में यही आएगा। ओके, ये नहीं पूछेगा कि स्पष्ट अभिव्यक्ति क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, प्रतिरूपता क्या होता है, इतना डिटेल से नेट एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बीएड वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने यही काफ़ी रहेगा अपने लिए समझना, ये क्या होता है। ओके? तो आगे पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, इतना काफ़ी रहेगा। हम कर लेंगे यदि इतना भी आया तो। तो ये हो गया साइकोमोटर डोमेन हो गया, और कुछ था नहीं इसमें?
एक और पॉइंट देख लीजिए, ये हमने 3 पॉइंट्स हमने समझे। पहला पॉइंट हमने देखा जहाँ पर हेड का प्रयोग होता है, 3H की हम बात कर रहे हैं, 3H की। तो पहले में हमने लास्ट में हमने हैंड की बात किया, सेकंड में हमने हेड की बात किया और पहले में हमने हेड की बात किया। हेड हो गया, हमारा हैट हो गया और लास्ट में हैंड हो गया। तो इस प्रकार से 3H के द्वारा हम सीखते हैं। 3H के द्वारा हम सीखते हैं, ऐसा कहा ब्लूम ने। यही है ब्लूम टेक्सोनोमी। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आता रहता है, इसको ठीक से पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछे, इनका एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। यहाँ पर ब्लूम का नाम नहीं दे, ओके, ब्लूम का नाम नहीं दे, लेकिन हम सीखते तो इसी प्रकार से, हम माइंड से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, इमोशन के साथ में सीखते हैं और लास्ट में हम अपने हैंड से सीखते हैं, कुछ स्किल्स करते हैं, कुछ बनाते हैं, उसी के द्वारा हम सीखते हैं। तो एप्लीकेशन से इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ब्लूम का नाम आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। आखिर प्रोसेस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ब्लूम नाम भी एक साइड में आपको ध्यान में रखना है। इनका 3H का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नई क्लास में। ओके, तो क्लास से ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको भी।